चलिए चलते हैं 17वीं सदी के इटली में। सोचिए जरा, रोम, नेपल्स और पेलेर्मो की गलियों में एक अजीब सी खामोश महामारी फैल रही है। एक के बाद एक पतियों की मौतें हो रही हैं, अचानक, लेकिन बहुत ही रहस्यमयी तरीके से। मौत की कोई साफ वजह नहीं, हिंसा का कोई निशान नहीं। हालत यह थी कि डॉक्टरों को भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो ये कहानी किसी एक कत्ल की नहीं है, बल्कि ये कहानी है इतिहास की सबसे चालाक, सबसे कामयाब कातलों में से एक की, जिसका नाम था जूलिया टोफाना। 600 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन आदमियों की अंदाजन संख्या है जिन्हें एक अकेले खुफिया नेटवर्क ने मौत के घाट उतार दिया था। सोचिए, 600 से ज्यादा जाने, और ये सब हुआ एक ऐसे जहर से जिसे उस जमाने में पकड़ना नामुमकिन था। तो ये कहानी सिर्फ कत्ल की नहीं है, ये कहानी उस औरत की है जिसने मजबूरी को अपना हथियार बनाया और जहर को अपना बिजनेस। अब देखिए, इन मौतों का जो तरीका था वो कितना शातिर था। ये मौतें धीमी थीं, सोच समझकर की जाती थीं, और देखने में एकदम नेचुरल लगती थीं। मतलब उस जमाने में मेडिकल साइंस आज की तरह एडवांस तो था नहीं। हैजा या किसी अनजान बुखार से मरना बहुत आम बात थी। और जूलिया का जहर, कमाल की बात यह है कि वो बिल्कुल इन्हीं बीमारियों के लक्षण पैदा करता था। सालों तक किसी को भनक तक नहीं लगी कि ये मौतें नहीं, कत्ल हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो हमें इस पूरी कहानी की तह तक ले जाएगा। आखिर कैसे एक अकेली औरत करीब करीब 20 साल तक ये सब करती रही और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई? तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जूलिया टोफाना की कहानी को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया में झांकना होगा जिसने उसके कस्टमर्स को बनाया। हम बात कर रहे हैं 17वीं सदी के इटली की, एक ऐसी दुनिया जहां औरतों के लिए जिंदगी एक सोने के पिंजरे की तरह थी। बाहर से तो सब कुछ चमचमाता हुआ, पर अंदर से सिर्फ कैद। देखिए, उस जमाने में औरतों के लिए शादी कोई पार्टनरशिप नहीं थी, बल्कि एक सौदा थी जो अक्सर उनके पिता और होने वाले पति के बीच तय होती थी। उन्हें एक प्रॉपर्टी की तरह देखा जाता था। एक बार शादी हो गई तो उनकी अपनी कोई कानूनी पहचान ही नहीं बचती थी। अब पति चाहे कितना भी जालिम हो, हिंसक हो, तलाक का तो कोई रास्ता ही नहीं था। समाज, कानून, सब कुछ मर्दों के ही पक्ष में था। तो सवाल यह है कि ऐसी दुनिया में एक औरत के पास ऑप्शन क्या थे? पहला, शादी कर लो और अपनी सारी आजादी खो दो। दूसरा, बिना शादी के रहो और समाज से कटकर जियो। या फिर तीसरा और सबसे लुभावना ऑप्शन, एक अमीर विधवा बन जाओ। जी हां, विधवा होना ही वो अकेला रास्ता था जिससे एक औरत को पैसे की आजादी और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल मिल सकता था। ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना, पर उस दौर की हकीकत यही थी। और देखिए, जहां इतनी लाचारी और हताशा होती है ना, वहां उसके अजीबोगरीब समाधान भी निकल ही आते हैं। उस दौर के बड़े शहरों में एक पूरा अंडरवर्ल्ड काम करता था। कीमियागर, ज्योतिषी, दवा बनाने वाले, ये लोग वो काम करते थे जिन्हें चर्च या कानून नजरअंदाज कर देता था, जैसे प्यार के लिए तावीज बनाना या फिर दुश्मनों से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाना। और हाँ, ये सब सिर्फ इटली में नहीं हो रहा था। टोफाना के नेटवर्क के कुछ ही सालों बाद फ्रांस में किंग लुई 14वें के शाही दरबार में अफेयर ऑफ द पॉइजन्स नाम का एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ। इसमें दरबार के बड़े बड़े लोग जहर के इस्तेमाल में पकड़े गए थे। मतलब साफ था, जहर उस दौर में पूरे यूरोप में बेबसों का एक खुफिया हथियार बन चुका था। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि हालात क्या थे और मकसद क्या था, तो चलिए अब मिलते हैं उस मास्टरमाइंड से जिसने इस पूरी हताशा को अपने बिजनेस में बदल दिया। मिलिए मौत की सौदागर जूलिया टोफाना से। जूलिया टोफाना का जन्म हुआ था 1620 के आसपास पलेर्मो में, लेकिन उसकी कहानी में एक बहुत ही डार्क ट्विस्ट था। साल 1633 में जब वो सिर्फ 13 साल की थी, उसकी अपनी मां थोफानिया डी एमाडो को फांसी दे दी गई, और जुर्म अपने ही पति यानी जूलिया के पिता को जहर देना। तो ऐसा लगता है कि जहर बनाने का यह हुनर उससे विरासत में मिला था। अपनी मां की मौत के कुछ साल बाद जूलिया, जो खुद भी तब तक एक विधवा हो चुकी थी, अपनी बेटी को लेकर रोम आ गई, और यहीं से शुरू हुआ उसका जहर का साम्राज्य। अब जूलिया की कामयाबी का जो सबसे बड़ा राज था, वो थी उसकी मार्केटिंग। उसने कभी खुद को एक कातिल के तौर पर पेश नहीं किया, बिल्कुल नहीं। वो तो मुश्किल में फंसी औरतों की दोस्त के नाम से मशहूर थी। वो खुद को एक मददगार की तरह दिखाती थी, जो औरतों को उनकी दर्द भरी जिंदगी से आज़ादी दिला रही है। एक तरह से देखें तो वो सिर्फ जहर नहीं बेच रही थी, वो उम्मीद बेच रही थी। और ये काम वो अकेले नहीं कर रही थी, उसका एक पूरा नेटवर्क था, और इस नेटवर्क में ज्यादातर औरतें ही थीं। मास्टरमाइंड तो वो खुद थी।
उसकी सबसे बड़ी राजदार थी उसकी अपनी बेटी जीरो लामास्पारा। इनके अलावा कुछ भरोसेमंद औरतें थीं जो कस्टमर ढूंढ कर लाती थीं। और सबसे हैरान करने वाली बात, कहा जाता है कि जहर का मेन इंग्रेडिएंट यानी आर्सेनिक उन्हें एक लोकल पादरी फादर जुरुलामो लाकर देता था। तो चलिए अब बात करते हैं उस हथियार की जिसने ग्यूलिया के इस पूरे एम्पायर को खड़ा किया, उसके जहर की, जिसका नाम था एक्वा टोफाना। और ये सिर्फ एक जहर नहीं था, ये अपने आप में एक मास्टरपीस था। तो आखिर ये एक्वा टोफाना था क्या? ये एक ऐसा जहर था जिसका कोई रंग नहीं था, कोई स्वाद नहीं था और कोई महक भी नहीं थी। इसे पानी में, शराब में, किसी भी चीज में आसानी से मिलाया जा सकता था। माना जाता है कि यह आर्सेनिक, लेड और बेलाडोना को मिलाकर बनता था। बेलाडोना, जिसे डेडली नाइटशेड भी कहते हैं, उस दौर में औरतें कॉस्मेटिक की तरह इस्तेमाल करती थीं, तो इसका मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। और अब आती है इस कहानी की सबसे जीनियस बात, इसकी पैकेजिंग। ग्यूलिया इस जहर को कॉस्मेटिक की शीशियों में बेचती थीं, जिन पर लिखा होता था मन्ना ऑफ सेंट निकोलस ऑफ बारी। ये उस टाइम का एक बहुत पॉपुलर हीलिंग ऑयल था। तो ये शीशी किसी भी औरत की ड्रेसिंग टेबल पर आराम से रखी रह सकती थी और किसी को शक तक नहीं होता। इस जहर के काम करने का तरीका भी उतना ही शातिर था। ये फौरन असर नहीं करता था। पहली डोज से बस हल्की कमजोरी और थकान होती थी। दूसरी डोज से पेट में तेज दर्द, उल्टी और प्यास लगती थी, बिल्कुल हैजा के लक्षण। और फिर तीसरी, चौथी डोज के बाद इंसान कुछ दिनों में मर जाता था। ये जो धीमी मौत थी, ये किसी लंबी बीमारी का धोखा देती थी। और इसका एक फायदा और था, मरने वाले को अपनी वसीयत लिखने और मामले निपटाने का पूरा टाइम मिल जाता था। जैसा कि 1890 के चेंबर्स जर्नल में लिखा भी गया, पत्नी खुद पोस्टमार्टम की मांग करती, नतीजा कुछ नहीं निकलता, सिवाय इसके कि वो औरत एक बेचारी निर्दोष विधवा के रूप में सामने आती। मतलब ये जहर इतना परफेक्ट था कि मौत के बाद भी इसका पता लगाना नामुमकिन था। और इसी तरह करीब 20 सालों तक ग्यूलिया टूफाना का ये साम्राज्य फलता फूलता रहा। वो रोम की सबसे अमीर और ताकतवर औरतों में से एक बन गई थी। ऐसा लगने लगा था कि उसे कोई पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी का अंत जरूर होता है। 20 साल तक चले इस खूनी खेल का अंत किसी जासूस या पुलिस वाले ने नहीं किया। इसका अंत किया एक औरत के पछतावे ने। और इस पूरे साम्राज्य के ढहने की वजह बना सिर्फ एक कटोरी सूप। हुआ ये कि 1650 में उसकी एक क्लाइंट ने अपने पति को जहर वाला सूप परोसा, लेकिन आखिरी पल में उसका मन बदल गया। उसने पति को सूप पीने से रोक दिया। पति को शक हो गया। उसने अपनी पत्नी को इतना मारा कि उसने सब कुछ उगल दिया और नाम बता दिया ग्यूलिया टोफाना का। बस खबर अधिकारियों तक पहुंच गई और ग्यूलिया की तलाश शुरू हो गई। वो भागी और एक चर्च में जाकर छिप गई, जहां उसे कानूनी तौर पर पनाह मिल गई। मतलब पुलिस उसे चर्च के अंदर से गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अचानक पूरे रोम में एक अफवाह फैल गई कि ग्यूलिया टोफाना ने शहर के पीने के पानी में जहर मिला दिया है। अब यह अफवाह सच थी या अधिकारियों ने जानबूझकर फैलाई थी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसने अपना काम कर दिया। लोगों का गुस्सा भड़क गया और इस गुस्से के आगे चर्च की दीवारें भी टिक नहीं पाईं। एक गुस्साई भीड़ ने चर्च पर धावा बोल दिया, जूलिया को घसीटकर बाहर निकाला और अधिकारियों के हवाले कर दिया। 20 साल का राज एक कटोरी सूप और एक अफवाह ने खत्म कर दिया। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से में, सजा और उस जहर की वो विरासत जो आज भी इतिहास के पन्नों में जिंदा है। ग्यूलिया टोफाना को बुरी तरह टॉर्चर किया गया, जिसके बाद उसने 600 से ज्यादा मौतों में हाथ होने की बात कबूल कर ली। जुलाई 1659 में उसे, उसकी बेटी और 3 साथियों को रोम के मशहूर चौराहे कैंपो डी फ्योरी में हजारों लोगों के सामने फांसी पर लटका दिया गया। उसकी 40 से ज्यादा गरीब क्लाइंट्स को भी मौत की सजा दी गई। लेकिन जो अमीर घरानों की औरतें थीं, उन्हें या तो जेल हुई या फिर वो सजा से साफ बच निकली। समाज का दोहरा चेहरा उस वक्त भी साफ नजर आ रहा था। ग्यूलिया की मौत के 100 साल से भी ज्यादा गुजर गए, लेकिन उसके जहर का खौफ जिंदा रहा। कहते हैं कि 1791 में महान संगीतकार वुल्फगैंग अमाडेस मोजार्ट ने अपने आखिरी वक्त में कहा था, मुझे यकीन है मुझे जहर दिया गया है, किसी ने मुझे एक्वा टोफाना दिया है और मेरी मौत का सही वक्त भी तय कर लिया है। अब ये कहानी सच है या महज एक किस्सा, ये कहना मुश्किल है, पर यह दिखाता है कि ग्यूलिया टोफाना का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया था। वो खामोश और जानलेवा बदले का एक सिंबल बन गई। उसका जहर एक लेजेंडा बन गया,
एक ऐसा डर जिससे लोग सदियों तक कांपते रहे। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, ग्यूलिया टोफाना कौन थी? एक सीरियल किलर, एक बेरहम बिजनेसवुमन, या फिर एक ऐसे नाइंसाफी भरे समाज में जहां औरतों के पास कोई अधिकार नहीं थे, इंसाफ करने का एक डरावना तरीका? इसका जवाब शायद इतिहास की परतों में ही कहीं दबा है, और ये सवाल आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।